प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आज हम कक्षा 9th का लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे और केमिस्ट्री का होगा, आपका रसायन विज्ञान का होगा। आपको लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे, उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपका आज का जो चैप्टर पढ़ें तो आपको इसका फॉलो मिल जाए। तो देखो बच्चे जी, हमने पढ़ा था कि चैप्टर का नाम था मैटर, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि वे सभी वस्तुएं जिसमें क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, जो थोड़ा स्थान घेरती हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, पदार्थ बोल रहे थे। एक कंडीशन में तत्व के उसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ये भी उसमें कंडीशन होनी चाहिए, उसे हमने पदार्थ बोला था। फिर हमने कुछ पदार्थ के लक्षण पढ़ा था कि पदार्थ कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक। पदार्थ कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था उसमें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कुछ लक्षण पढ़े गए थे। फिर हमने थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ा गया था, और उस पर आधारित कुछ हमने प्रश्न किया था। तो ये डिफ्यूजन हो गया था। डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है हमने इसको ही पढ़ा था। डिफ्यूजन हो जाता है अपना सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, जैसे कि आपको पानी में चीनी मिलाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूजन कहलाता है। लिक्विड और लिक्विड लिक्विड क्या बोलते हैं, द्रव और द्रव में भी मिश्रण हो जाता है। जैसे जल में आप कोई स्याही घोड़ दें, रंग घोड़ दें, तो लिक्विड में क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। और गैस और लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, जैसे कि हमने कोई जैसे पीते हैं वाटर, इसमें हम लोग क्या CO2 घोरा CO2 उसमें डिजॉल्व होता है। तो CO2 क्या गैस है, और लिक्विड तो समझते हैं आप, जो पीते हैं कुछ भी उसमें। और इस पर कुछ आधारित प्रश्न किया गया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको लेक्चर 2 के लिए यहाँ पर निशान दिया था और आपको बोला था प्यारा सा थैंक यू। तो बच्चे बोले थे ठीक है सर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज ही के लेक्चर में यही बात होगा, यहीं से कि आज हम पढ़ने के वाले हैं। थोड़ा सा हम अपने कैमरे को सेटिंग कर लें ताकि बच्चों का पूरा स्क्रीन दिखे और आपके नोट्स अच्छे बन जाएँ और टॉपिक भी आपको बहुत क्लियर समझते चले जाएँ आप, ताकि आपको कुछ ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, और रटना तो बिल्कुल नहीं है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बच्चे स्टेट। पदार्थ के स्टेट क्या होते हैं, मतलब किस किस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए होंगे। पदार्थ मुख्य 3 रूप से जो इनका फिजिकल स्टेट है 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैंने बोला मुख्य 3 होते हैं, लेकिन चौथा भी होता है प्लाज्मा और पांचवा भी होता है BS। लेकिन उसको मेन आपसे पूछा है तो 3 ही बताइएगा। आज हम चौथे के बारे में पढ़ेंगे ही और पांचवें के बारे में पढ़ेंगे। सर सॉलिड में क्या होता है, सर सॉलिड के पार्टिकल की बात करें आप, तो सॉलिड के पार्टिकल अब देखें बच्चा जी, बहुत पास में होते हैं। इनके पार्टिकल के बीच में मतलब स्पेस अगर देखा जाए, एक दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस देखा जाए तो नाक के बराबर होता है। इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, बहुत सॉलिड ही होते हैं, तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। और लिक्विड में देखें थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं, और गैस में तो भाई बिल्कुल इतने दूर। तो देखो इनका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इनका डिफ्यूजन इससे कम होता है, लेकिन इनका डिफ्यूजन इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल थोड़ा दूर हैं, इनके पार्टिकल बहुत दूर हैं। तो इनका डिफ्यूजन सबसे, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनका डिफ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है गैसेस में। क्लियर है। चलो यहाँ लिख दिया हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे ज़्यादा होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत पास में होते हैं। लिक्विड में थोड़ा इनके अपेक्षा कम होता है, लेकिन इनसे ज़्यादा होता है। और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए इनके पार्टिकल तो बिखरे हैं एकदम, एक दूसरे से बहुत दूर है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा है, ये पास में जुड़े होते हैं, इसीलिए सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि कहते हैं आकर्षण बल के आधार पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर आप इनको अरेंज करना है। आपको किनको अरेंज करना है, शुगर को, और आपके पास वाटर है, और उसके पास आपके नाइट्रोजन गैस है। देखो ये मान लो क्वेश्चन है बच्चे जी, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, इसको बोला जाए कि भाई आपको इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इसको व्यवस्थित कीजिए। तो आप पहले देखेंगे कि शुगर इसमें क्या है, सॉलिड है, फिर वाटर लिक्विड है, और ये गैस है। तो सबसे ज़्यादा इनका होगा, फिर इनका होगा, फिर इनका होगा। तो बस इसी को अरेंज कर दिया, आपका आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड है क्या, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलिए देखो सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सॉलिड आर मैक्सिमम। ठोस में आकर्षण बल
अत्यधिक होता है, सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में होता है। दूसरा इनका हम पढ़ेंगे इनके बारे में, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, इनके पार्टिकल के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। बहुत आपको स्क्रीन पर दिखाया भी था, इनके जो पार्टिकल हो गए, मान लीजिए कोई, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई पार्टिकल हो गया, इनके मैंने बोला कि जो इनके कुछ भी ले लें आप, इसको ये भी सॉलिड है, लकड़ी सॉलिड है, इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता है, इनके पार्टिकल में कोई स्पेस नहीं होता है। और फिर सॉलिड में क्या होता है, इनका आयतन आकार बहुत, इसीलिए इनका बच्चे जी इनका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होते हैं। सॉलिड में क्या होता है, आकार, आयतन और साइज सब क्या होता है, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि सर आपने दो रीजन देखा, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा चीज़ आपने समझा कि इनके पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना बच्चा जी, ठीक है सर। आगे चलते प्यारे, चलो अब लिक्विड के बारे में पढ़ा जाए। सर लिक्विड में क्या है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स लेस देन और फोर्स ऑफ बिटवीन सॉलिड। देखो ये तो कहता है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल का लेस देन होता है, कम होता है, लेकिन फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनकी अपेक्षा इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं बच्चा जी, कम होते हैं। ऐसा नहीं कि कम होता है तो फिर गैस से ज़्यादा होता है इनका, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज़्यादा होते हैं, लेकिन किससे कम होते हैं, सॉलिड से। सॉलिड यानी ठोस जो होते हैं उनसे इनका पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल क्या होता है बच्चा जी, कम होता है। हो गया, याद रहेगा, हाँ सर। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कहते हैं कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनका भाई कोई शेप, इनका साइज कोई फिक्स नहीं होता है, इनका बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इनका आयतन फिक्स होता है। आकार तो उनका फिक्स नहीं है, उनका शेप और साइज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उनके आयतन फिक्स होते हैं। अगर मान लो बच्चा जी, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर पानी को बच्चा जी इस बोतल में रखें तो पानी का साइज क्या होगा, इस बोतल जैसा हो जाएगा। अगर पानी को मैं इसमें डाल दूँ तो पानी इसके साइज़ का हो जाएगा। साइज बदल रहे हैं बार बार, उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं है। लेकिन बच्चा जी अगर इसमें हम 10 ml पानी डालेंगे तो पानी कितना रहेगा, 10 ml। यही पानी मैं दूसरे बोतल में डालूँ तो भी पानी कितना रहेगा, 10 ml। तो कहने का मतलब इसका आयतन नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम मतलब जितना पानी है पानी उतना ही रहेगा, हाँ साइज बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए 100 ml पानी लीजिएगा, 100 ml पानी को मान लीजिए कभी इतने छोटे से डिब्बा में डालिए, कभी आप थोड़े से गिलास में डालिए, कभी उसको थाली में डाल दीजिए, पानी तो 100 ml रहेगा। इसका मतलब हुआ उसके आयतन तो फिक्स हो गए, लेकिन उसके साइज बदलते जाएंगे। थाली में रखोगे तो थाली का साइज हो जाएगा, गिलास में डालोगे तो गिलास का साइज हो जाएगा। क्या क्लियर है, चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बातें समझ रहे, बिल्कुल इसमें कुछ दम नहीं है खास। बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। आप जब भी जाएंगे ना तीसरे चौथे चैप्टर में, वहाँ बहुत कुछ आपको समझना है, सोचना है। अभी तो क्या है, फिल्म खाली थ्योरी है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, इसको समझते चलिए, याद रखें क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट, ठोस की तुलना में कणों के बीच की जगह, ठोस में कणों की अपेक्षा जगह जो होती है अधिक होती है। कणों की जगह मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल, देखिए सॉलिड में क्या था, पार्टिकल पास पास में थे, लेकिन इनके थोड़ा पार्टिकल दूर दूर हैं, इसमें जगह होता है, इसमें स्पेस होता है, यानी पार्टिकल का स्पेस। अर्थात बोला जाए तो ये बोल सकते हैं आप कि लिक्विड में जो होता है सॉलिड की अपेक्षा पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है जगह इसमें खाली होती है, लेकिन यौगिक के रूप में यह बहुत कम होता है। लेकिन यही जो लिक्विड, लेकिन आपने क्या समझा बच्चा जी, गला फंस रहा है थोड़ा बच्चा जी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठोस की तुलना में क्या है, इनके पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चा जी, स्पेस, जगह अधिक होती है, लेकिन जब ये यौगिक के फॉर्म में होते हैं तो जगह जो होता है, स्पेस जो होता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट, इसमें कणों की गतिज ऊर्जा होती है ठोस के अपेक्षा ज़्यादा होती है। देखो जी बिल्कुल बात है कि जब स्पेस जगह है ज़्यादा है तो इनके पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएंगे, आसानी से घूम फिर पाएंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो इसमें डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होता है, और सॉलिड में थोड़ा कम धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। और द्रव की
द्रव को अधिक संपीड़ित नहीं किया सकता। इसको वजह आप ज़्यादा प्रेशर इसको कंडेंस नहीं कर सकते हैं। देखो कंप्रेशन का मतलब होता है भाई जी संपीड़ित, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सेकंड देखो। अच्छा मान लो ये इतना बड़ा है, ठीक है, अगर क्या मैं इसको कंप्रेस करके और छोटा कितना छोटा कर दिया ना, तो इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। क्या मैं वाटर को दबा सकता हूँ क्या? नहीं, बहुत कम दबा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने सिरिंज लिया, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना जिसमें सुई इंजेक्शन पड़ता है, उसको खींच के वो लोग अगर उधर से आप मुंह बंद कर देंगे, दाबेंगे तो थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। इसको कंप्रेस नहीं किया सकते हैं, मतलब किया भी है तो बहुत कम किया सकता है, ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन गैस का आप कर सकते हैं। आगे चलें, ये कुछ पार्टिकल के स्पेस दिखा दिया हूँ, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। चलो अब देखो कंप्रेशन जो होता है बच्चे जी, जो मैंने बोला कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो सर ये किस पर निर्भर करता है? तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, जो कंप्रेशन होता है, जो संपीड़ितता होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में बोलते हैं सीधा समानुपाती होता है। संपीड़ित जो होती है सीधा समानुपाती होती है इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में। कहने का पर्पस ये हो गया, जितना पार्टिकल के बीच में जितना स्पेस ज़्यादा होगा उसका कंप्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे आप इसमें देखो, ये लिक्विड है, ये गैस है, आप किसको ज़्यादा पास में ला सकते हो दबाकर? तो आप जाहिर से बोलोगे कि इसको सर, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा कम है तो इसको नहीं भी कर सकते हैं। सॉलिड को तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पार्टिकल बीच में तो स्पेस ना के बराबर होता है। लिक्विड में कभी कभी थोड़ा सा कर सकते हो, बहुत कम की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा की बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या ये टर्म मैं समझा पाया? इसीलिए जो कंप्रेशन होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा हो सकता है, और सॉलिड में तो ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं होगा। सॉरी। चलो अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, तो गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। सर हिंदी में बता दीजिए, हम लोग हिंदी माध्यम वाले हैं, गैस, द्रव और ठोस। क्लियर? चलो बहुत धीरे से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा गैस के बारे में पढ़ लीजिए सर, हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब थोड़ा गैस को भी समराइज कर लिया जाए। देखो इनके बीच में आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, ना के बराबर, निग्लिजिबल समझ लो, होता ही नहीं है। इसलिए गैस के पार्टिकल आराम से इधर उधर घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में गति करते हैं। इसीलिए आप इधर गैस अगरबत्ती जलाओगे, कोना कोना में महक जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई इसको पकड़ के रखा ही नहीं है, वो जहाँ मन तहाँ घूमते रहते हैं, फ्रीडम है। चलो इसीलिए बच्चे जी इसमें डिफ्यूजन, अच्छा हाँ, गति करते हैं। इसीलिए गैसेज होती हैं एक दूसरे में आसानी से मिल जाती हैं। गैस जो होती हैं कहीं भी जाकर एक दूसरे गैस में आसानी से मिल जाती हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चे जी डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इसे हम डिफ्यूजन भी कह रहे थे, याद है आप पिछले लेक्चर में पढ़ा था? हाँ सर। और चलो इनका आयतन आकार दोनों फिक्स नहीं होता है। सॉलिड में क्या था? तीनों फिक्स था, आकार, आयतन और साइज। आकार, आयतन, साइज सब फिक्स थे, लेकिन इसमें आयतन और आकार दोनों फिक्स नहीं होता है। किसमें सर? गैस में। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कहीं कहीं फैले हैं, कोई इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इनमें क्या होता है? मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम आकर्षण बल होता है, बहुत कम, ना के बराबर। चलो गैस के कण एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत अच्छी बात। आपको डायग्राम में दिख रहा हूँ, एक कण यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ पर है गैस के, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक रेंडमली कहीं कहीं पड़े हैं सर। चलो गैस को आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, इसे आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल में इसमें ज़्यादा है। और अपने तरह की कंप्रेशन जो होती है, कंप्रेस जो होती है सर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इंटर पार्टिकल स्पेस के। तो इसमें सर इंटर पार्टिकल जो अंदर के स्पेस हैं बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्पेस है तो उसको हम ज़्यादा कंप्रेशन कर सकते हैं, ज़्यादा उसे हम संपीड़ित, ज़्यादा उसे हम सिकुड़ा सकते हैं, पास में ला सकते हैं। सर जैसे आपने देखा होगा गैस घरेलू जो एलपीजी हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कंप्रेशन होता है सर। आप चाहेंगे तो 1 लीटर गैस को आप बड़े टंकी में भर सकते हैं, उसी 1 लीटर को आप छोटे वाले टंकी में भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका कंप्रेशन किया जा सकता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं चौथी अवस्था के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। पदार्थ की चौथा स्टेट, फिर से याद रखें, पदार्थ का चौथा स्टेट क्या है सर? प्लाज्मा है। सर प्लाज्मा क्या है सर? तो प्लाज्मा के बारे में आपकी बुक में भी अच्छे से दी गई, आप बुक जरूर पढ़िएगा, इसके बाद में पढ़ाने के बाद आपको बुक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा
प्लाज्मा में कहते हैं कि आयनों की उपस्थिति के कारण, प्लाज्मा में सर आयन होते हैं। आयन बोले सर वही कैटायन आयन, कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज। आयन के कारण प्लाज्मा में विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा में आप इलेक्ट्रिक आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उसमें आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाती है क्योंकि उसमें आयन होते हैं। और आयन पढ़ते हैं कि बच्चे जी आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की क्या होते हैं बच्चे जी, गुड कंडक्ट होते हैं, आयन के विद्युत के लिए सुचालक होते हैं। प्लाज्मा का आयतन और आकार अनिश्चित होता है, इसका भी कोई शेप साइज और वॉल्यूम फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सर प्लाज्मा क्या समझते हैं सर, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य में चमक पाई जाती है, तारों में चमक पाई जाती है। ये प्लाज्मा का ही देन है कि सूर्य चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, उनमें प्लाज्मा है बच्चे। चलो सर प्लाज्मा और क्या, प्लाज्मा बच्चे सुपर हीटेड मैटर है। सुपर हीटेड मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसमें बहुत ऊष्मा है, इतना ये इसमें ऊष्मा होती है कि इसमें सर इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या होते हैं बच्चे जी, एटम से अलग हो जाते हैं। अगला पॉइंट कि प्लाज्मा में कणों के बीच बड़ी मात्रा में रिक्त स्थान होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसमें सर। अगला पॉइंट कि प्लाज्मा के बारे में, इसमें कणों के बीच में बड़े अंतराल की उपस्थिति को, बहुत बड़ा उपस्थिति होता है ना, बहुत आप इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसी कारण प्लाज्मा आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। इसे आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं कि इसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है सर। आगे चलिए, अब हम पांचवी व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। पदार्थ की पांचवी व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं BES, बोस इंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है सर, इसका दो नाम क्यों है सर, क्योंकि इसको भारतीय, और देखिए भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र बोस ने, तो उनके नाम से बोस लिया गया। पदार्थ की पांचवी व्यवस्था के बारे में कुछ गणनाएँ की थी, कुछ उन्होंने कुछ सूचनाएँ इकट्ठा किया था। और बोस आइंस्टाइन इसलिए बोला गया कि एक आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का निर्माण गैस को अत्यंत, देखो एक वैज्ञानिक दूसरा भी थे आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर इसको काम किया था इस पर, पांचवी व्यवस्था पर, इसलिए दोनों के नाम से इसको रखा गया। इसमें क्या होता है कि अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को BES का निर्माण कैसे होता है, गैस को, कोई गैस है उसको क्या करना है, अत्यंत निम्न ताप पर, बहुत लो टेम्परेचर पर ठंडा करने पर ये हो जाता है। लो टेम्परेचर होगा, इसको जितना कूलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा जी, ये प्राप्त हो जाएगा आपको पाँचवा स्टेट जिसको हम बोलते हैं BES। जैसे सर एक आपको रिकॉल दिखाता हूँ, पाँचवा स्टेट के बारे में दिखाता हूँ सर। देखो पाँचवा स्टेट कैसे मिलेगा, पहले आप देखें सॉलिड के बारे में जानते थे आप, बर्फ़ समझ लिए, उसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन गया सर। और उसकी हीट करेंगे पानी को तो सर वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा सर। और गैस को और ज़्यादा हीट करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, चौथा अवस्था बन गया। अब दोबारा देखना है, इसको रिवर्स ला रहा हूँ। अब प्लाज्मा बन गया, प्लाज्मा को हम कूल करेंगे तो फिर से गैस बन जाएगा, इसको और कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी को और कूल करेंगे और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ को और कूल करेंगे तो पांचवा स्टेट प्राप्त हो गया। क्या ये कंसेप्ट चमक गया, क्या बच्चे को ये फ्लो चार्ट चमक गया, फिर से बता रहा हूँ, इसको भूल जाए पांचवा को। पांचवा आया कैसे देखिएगा, सॉलिड आप समझते हैं होता है बर्फ़ आइस, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, फिर पानी गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, भाप को और हीट करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, फिर प्लाज्मा को ठंडा करेंगे तो फिर से वाष्प मिल जाएगा, वाष्प को और ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो बच्चे जी सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड को और कूल किया जाएगा लो टेम्परेचर पर, इसको और ठंडा करेंगे तो आपको BES फिफ्थ स्टेट आपको प्राप्त हो जाएगा सर। कितना अच्छा कंसेप्ट है, बच्चों को एक बार में क्लियर हो गया होगा। चलो तो ये देखो, ये तब शुरू होता है, पाँचवा स्तर कब शुरू होता है, जब परमाणु ठंडे होने लगते हैं, बहुत कूलिंग हो जाता है। अगला स्टेप इसमें, जब परमाणु ठंडे हो जाते हैं तो करीब आ जाते हैं, उनके पार्टिकल बहुत पास में आ जाते हैं और एकत्रित होने लगते हैं, पास में इकट्ठा होने लगते हैं। क्लियर हो गया, नोट्स बन गया, बच्चों का नोट्स बन जा रहा होगा क्योंकि मैंने आपको पूरा स्पेस छोड़ा है, कोई इसमें ये नहीं स्क्रीन के सामने नहीं खा रहा हूँ कि बच्चों को कुछ ना दिखता हो। पास में एकत्रित होते हैं और जब परमाणु एकत्रित हो जाते हैं तब वो बड़े बल्ब बन जाते हैं, बड़े बड़े बल्ब समझते हो, बूंद बूंद नहीं तो वाष्प के बूंद बन जाते हैं, जो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। अब चलो उस एग्जाम्पल के लिए कुछ सर पला है, BES के एग्जाम्पल देखिए बता दीजिए। तो सुपर कंडक्टर, अति चालक, सुपर कंडक्टर मतलब अति चालक, और सुपर फ्लूइड, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रख सकते हैं। ऐसे पेपर में हमसे नहीं पूछाते हैं क्योंकि ये आपको 3 स्टेट बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अब कहते हैं कि देखो मैटर कैन एग्जिट इन 3 फिजिकल स्टेट, पदार्थ की अगर मूल अवस्था बात करें तो 3 ही होता है, हमने चौथा पाँचवा पढ़ लिया,
लेकिन मूल तीन ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अगला, हम पदार्थ की, आपको कहोगे सर ये आप नोट्स किसके बेस बनाते हो सर, तो ये आपके पूरा NCERT बेस्ड है। आपके पेपर में इससे बेहतर बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं और आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई बड़े क्लास में जाएं तो आपके वहाँ भी फाउंडेशन आपके लिए तैयार हो रहा है और आपके लिए सुपर नोट्स है ये, आपके लिए बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। अगर बुक की लाइनें पढ़ा के कुछ अदर पब्लिशर का बुक पढ़ा के लिखवा देना होता तो हम कब के आपके लिए नोट्स लिखवा के चले जाते। आपके लिए हम साइड से मेहनत नहीं करते, जो बच्चे आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि आपके लिए बच्चे जी हमें खुशी मिले कि बच्चों का प्यार मिल रहा है, तो काम करने की इच्छा और ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो मैं करता ही क्योंकि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि आपके लिए कुछ किया जाए, लेकिन थोड़ा और बेहतर फील आएगा जब बच्चों का थोड़ा साथ मिले। चलिए, कहता कि हम पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बदलकर और प्रेशर लाकर। अगर हम उसका प्रेशर में चेंज कर दें यानी दाब में परिवर्तन ला दें या तापमान में परिवर्तन ला दें तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। चलो सर, हम पहला पढ़ते हैं तापमान में बदलकर, यानी इफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान बदलने से उसकी स्टेट कैसे बदलेगी, थोड़ा इस पर चर्चा हो जाए। देखो हमने क्या कहा बच्चा जी, अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना है तो ठोस से द्रव जाना है तो देखो इसको, इसे एक मेल्टिंग बोला जाता है, इसको हम लोग गलनांक बोलते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे बर्फ़ से आपका पानी बन गया तो इसे हम लोग गलनांक भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर खेल हो रहा है। देखो जैसे जब किसी ठोस को पर्याप्त रूप से गर्म किया जाए तो यानी हमने कहीं ना कहीं हीट चेंज किया, उसका टेम्परेचर चेंज किया तो वो अपनी भौतिक अवस्था को चेंज कर देगा और बर्फ़ से वो क्या हीट करने पर द्रव बन जाता है। आपके पास आइस है, बर्फ़ है, हीट किया आपने, तापमान चेंज कर दिया, अब लिक्विड बन गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। इस प्रोसेस को बच्चा मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलना शुरू हो जाता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नीचे लिख दिया हूँ, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है इसका क्या कहलाता है, जिस तापमान पर। अब बर्फ़ तुरंत नहीं पिघलता है, थोड़ा समय लगता है, कुछ उसको हीट चाहिए, तो जो टेम्परेचर पर वो पिघल गया वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या मैं टॉपिक को समझाने में क्लियर हूँ बच्चों के लिए? हाँ सर। अब चलो, बर्फ़ का गलनांक याद रखना है 273.16 लगभग में केल्विन होता है। बर्फ़ का गलनांक इतना होता है। गलने की प्रक्रिया ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। देखो, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसे बच्चे फ्यूजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा था, चलो और कुछ, लिक्विड को गैस बनाने के लिए हमें तापमान बदलने तो हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब पर बात करते हैं यानी 1 ATP पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम बात करते हैं, ये वह तापमान पर जिस पर द्रव उबलने लगता है, कोई चीज़ खोलना शुरू हो जाएगा, इसे हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सर जल का बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखना 373 केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है सर सी वाला, गैस टू लिक्विड। अगर हम गैस से लिक्विड कैसे बदल दें, यहाँ पर कुछ अलग काम करना पड़ेगा। और गैस से लिक्विड कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तापमान हम घटाएंगे, तो इसको बोला जाता है संघनन। इसको क्या बोला जाता है, संघनन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे गैस जो होता है गैस या वाष्प को ठंडा करने पर, कूलिंग करने पर वो क्या होते हैं बच्चे जी, वो लिक्विड में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चे बोलते हैं संघनन। गैस या वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। याद रहेगा कंडेंसेशन। थोड़ी आवाज़ से, चलो प्यारे जी, अब बात करते हैं बच्चे जी लिक्विड टू सॉलिड। अच्छा, अब पानी बन गया था, पानी से बर्फ़ कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रीजिंग कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। चलो, फ्रीजिंग मतलब जमाना होता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन यानी जमना। किसी द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो है फ्रीजिंग कहलाती है। हिमकरण या हिमतापी कहलाती है। क्लियर हो गया, समझ गए बच्चा जी? अब सर बता रहे हैं आपको चित्र 1.8 आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है, बना लेने हैं। तो सर ने तो समय बचा लिया, लेकिन आपको तो बनाने पड़ेंगे प्यारे बालक। चलो, चित्र 1.8। कुछ बच्चों के बुक में ये गलतियाँ होंगी तो सुधार सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वपातन दिया हुआ तो इसे हम नीचेपन बोलते हैं। थोड़ा इस डायग्राम को आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन समझ लेते हैं। देखो, सॉलिड है,
सॉलिड है, इसको हम क्या किए, फ्यूजन किए, इसको गलाए, तो गल के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड है, इसका हम क्या करेंगे, इस पर हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका वाष्पीकरण होगा। हीट से क्या बन जाए, सॉरी द्रव से क्या बन जाए, गैस, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। अगर गैस है, गैस से क्या बन गया, फिर से सॉलिड बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अब उल्टा समझें, सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं, पढ़ा जाएगा डिटेल में। चलो, गैस से आपका द्रव बन जाएगा तो इसको संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। ये फ्लो चार्ट इतना मस्त है ना कि इससे बहुत सारे आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। आप इसको याद, लेकिन प्रॉपर याद रखना है आपको कि जब उसको हम मेल्टिंग कर रहे हैं तो द्रव बन रहा है, तो इसे मेल्टिंग कहता है। अगर द्रव को हम बच्चे गैस, द्रव से गैस में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं इवोपरेशन हो रहा है। ये सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ये डायग्राम बन गया बच्चों को, आप समझ गए चीज़ों को सर, हाँ क्लियर। देखो, गैस से ठोस में आओगे तो गैस से ठोस में आओगे तो निक्षेपण, और ठोस से गैस में जाओगे तो ऊर्ध्वपातन, ठोस से द्रव में जाओगे तो फ्रीजिंग, सॉरी संगलन, और द्रव से ठोस बन जाओगे, पानी से ठोस बन जाएगा तो ये फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है। क्या बच्चे मेरे समझ गए, क्लियर है सर, क्लियर है। डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, आपके पास बुक होगा उससे भी बना लिया होगा, नहीं भी होगा तो सर ने आपको तो दिखाई दिया डायग्राम, चित्र को यहाँ पर बना लेंगे अपने पास, उसकी जो भी नोट्स को बनाए उसके नीचे बना लेना है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये। अच्छा बच्चा जी, मान लो कि आपके पास बर्फ़ है, आपको बर्फ़ क्या करते हैं सर, उसको अपने थोड़ा आप माचिस पार के देखना, उसको गर्म करना, देखना बर्फ़ आपका लिक्विड बदल देता है, लेकिन आपका बर्फ़ का जो पानी बन गया, बर्फ़ से सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेकिन वो गर्म नहीं होता है, वो ठंडा ही होता है। तो उसमें सर तापमान क्यों नहीं बदल रहा है, उसका तापमान क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो देखो इसमें ये होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जाने पर उसका पार्टिकल जो होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, तो जो तोड़ने में एक जो आपने हीट दिया वो खत्म हो गया, आपका हीट उसी में यूज हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका हीट उसी में गायब हो गया। उसके स्टेट को चेंज करने में आपका हीट यूज हो गया है, इसी को उसी हीट यूज करने में जो यूज हो गया उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सर पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा इनको। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए जिस उष्मा की आपूर्ति की जाती है, जिस उष्मा को हम सप्लाई करते हैं चेंज करने के लिए, मान लो हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ से हम पानी बनाना चाहते हैं तो इसे कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तो जो हीट दिया हूँ तो इसका, अब देखो सॉलिड से लिक्विड जाने वाला है तो इसका स्टेट चेंज होगा, तो स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी यूज हो जाती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बच्चा समझ गया? एक शब्द में याद रखना कि स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी यूज हो जाती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब बच्चा तो नहीं भूलेगा, शायद क्लास में ही याद हो गया, एक बार बच्चा इसको नोट्स में लिख रहा होगा और अच्छे से याद हो गया। चलो, इसे गुप्त उष्मा इसलिए, अब इसे गुप्त उष्मा क्यों कहते हैं, इसे छिपा हुआ उष्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ में छिप जाती है, क्योंकि सर ये पदार्थ को उसके हीट चेंज नहीं करता है, उसी में ये छिप जाता है। और दूसरा पॉइंट की वजह ये उष्मा चेंज नहीं करता है, सिर्फ बर्फ़ जो होगा, मान लीजिए बर्फ़ होंगे आपके, ये बर्फ़ का टुकड़ा है और ये बन गया आपके क्या, इधर बन गया आपके, ये बन गया लिक्विड बन गए, तो इनका जो इनका बर्फ़ जितना ठंडा था ठंडा ये भी रहेंगे, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, इनका स्टेट भी बदल जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, छिपी हुई उष्मा बोलते हैं। किसी तापमान को नहीं बढ़ाता है, तापमान को चेंज नहीं करता है, तापमान को सेम रखता है लेकिन उनकी स्टेट को चेंज कर देता है। किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए यह गुप्त उष्मा हमेशा देनी पड़ती है, हमेशा आपको देना ही पड़ेगा, तभी उसका स्टेट चेंज होता है सर। चलो, अब ये कितने प्रकार के होते हैं सर? अब जिस लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं ये कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे द्वारा दी गई जो उस पदार्थ गुप्त उष्मा जो हम का उपयोग करते हैं किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान उसके कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ने में ये यूज होते हैं, आकर्षण बल तोड़ने में ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। चलो, अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो पहला टाइप पर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा, देखो जैसे सॉलिड से आपको लिक्विड बनाना है तो इसको ये गलना पड़ेगा, गलना है, गलता है, ये फ्यूजिंग होता है, इससे ये मेल्टिंग होता है, इसीलिए लेकिन स्टेट चेंज हो गया, तो जो इसको चेंज करने में हीट लग गया, यूज हो गया, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बच्चे को दिख रहा है? लाइट कट गया है, एक सेकेंड। चलो, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलने में जो चीज़ यूज हो गया हीट उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो, लाइट भी आ गया। चलो, दूसरा ऑप्शन, दूसरा टाइप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा।
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर लिक्विड है उससे आप गैस बनाते हो, यानी पानी है और माँ खाना बनाती है तो उसमें देखना जो गैस उबलने लगता है तो उसमें से कुछ आपके पानी कम भी होना शुरू होता है, क्योंकि पानी वेपर बनना शुरू होते हैं। तो जो पानी से वेपर बनने में यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। चलो अब बात करते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो अपने पढ़ना, दोनों को डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दो टाइप है, ए और बी, दोनों को पढ़ते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है सर? कहता है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा देना पड़ता है, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। जैसे कि बर्फ को पिघलने के दौरान तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, और जब सारी बर्फ पिघल जाती हैं तभी जल का तापमान बदलता है। जब तक बर्फ पिघल रहा है, आप कितना भी इसको आप हीट देते जाएं, आपका उसका हीट बर्फ जब तक पिघल रहा है उसका लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, पूरा पिघल गया उसके बाद अब हीट आप देते रह जाएंगे, तब लिक्विड से वो वेपर बनना होगा, तब उसका तापमान चेंज होगा। वह ऊष्मा जो बर्फ में दी जा रही है लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, वह बर्फ की अवस्था में बर्फ की ठोस अवस्था से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, बर्फ का गलनांक क्या रखिएगा, बर्फ की मतलब लेटेंट हीट ऑफ बर्फ को मतलब द्रव में जाने के लिए कितना गुप्त ऊष्मा चाहिए, तो 3.34 गुना 10 की पावर 5 जूल पर केजी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, इतना बर्फ 1 kg बर्फ को पिघलाने के लिए इतना जूल देना पड़ता है। सर जूल क्या होता है? ऊर्जा कैसे, मतलब ऊर्जा एनर्जी होती है ना, उसका ये यूनिट होता है जूल। चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दूसरा टॉपिक था उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखो किसी तरह उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जूल में हम ऊष्मा की वह मात्रा कहते हैं जो तापमान में किसी भी बदलाव के बिना, तापमान में चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना है, और 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बच्चे बहुत अच्छी बात है ना, हम टेम्परेचर भी ना चेंज करें और द्रव से वो गैस भी बन जाए। सर कैसे हो सकता है? अच्छा बता रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, अभी गर्मी का सीजन नहीं गया है, आप क्या कीजिएगा, पानी लीजिएगा, अपने फर्श पर डाल दीजिएगा, मिट्टी में डाल दीजिएगा, आपका देखना पानी तुरंत गायब हो जाएगा, सूख जाएगा। कहाँ चला गया? सर वो वेपर बन गया, वाष्प बन गया, लेकिन आपने हीट दिया भी नहीं। तो ये लेटेंट हीट है। क्या है बच्चे जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। चलो देखो, उबलते द्रव को आपूर्ति की गई वाष्पीय ऊर्जा का उपयोग उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में और द्रव पदार्थ की अवस्था को बदलने में यूज किया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आप याद रख सकते हैं, 22.5 10⁵ जूल केजी, 22.5 गुना 10 की पावर 5 जूल केजी। ठीक है, याद रखना चाहिए। अच्छे पॉइंट से आपको हो सकता है जब क्वेश्चन MCQ में थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको टकरा जाए। चलो अब देखो भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि वाष्पीकरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वेपोराइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। अरे सर आप तो पहले पढ़ाते थे बॉइलिंग। हाँ, थोड़ा डिटेल में जाने वाले हो क्योंकि तुम पढ़ने वाले हो, आपको PW कंटेंट दिया जाता है, आप गुरुकुल आश्रम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं, तो वो कंटेंट थोड़ा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। चलो बॉइलिंग क्या होता है सर? देखो ये भी वाष्पीकरण है, ये भी वाष्पीकरण है। क्या दोनों में डिफरेंस है सर? बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, किसी द्रव के क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव से वाष्प बदलने लगता है। ठीक है सर, एक टेम्परेचर देना पड़ता है, एक तापमान आपको देना पड़ता है जिस पर द्रव से वाष्प बनता है, यानी लिक्विड से वेपर, लिक्विड से गैस, लिक्विड से वेपर बनता है, तब उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जल का उबलना एग्जाम्पल। लेकिन क्वथनांक इसके जैसे 100 डिग्री पर होता है, 100 डिग्री पर कोई चीज़ उबलता है, लेकिन 100 डिग्री से कोई तापमान कम है, अपने से पानी फेंक दिया, फर्श पर डाल दिया, गर्म फर्श है उस पर अपने पानी डाला, पानी आपको गैस वाष्प बन गया, तो क्वथनांक से नीचे, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी नीचे तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि मिट्टी या फर्श पर जल कर डालने से वाष्प बन जाना। अच्छा सा एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। और गर्मी का दिन है तो बिल्कुल आप इसको तो फील कर ही रहे हैं। बच्चे आप देखते हैं पानी हम लोग द्वार पर डालते हैं, तुरंत पानी गायब,
क्योंकि हमने कोई वहाँ पर हीट भी नहीं दिया, हमने उसको इतना टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं दिया, बस वही वायुमंडलीय तापमान है जो हम लोग के मौसम में तापमान है, उसी पर वो वेपर बन जाता है। तो ये इवेपोरेशन है। और एक आपको हीट देना पड़ता है, 100 डिग्री तक तापमान देंगे तो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। चलो अब देखो दाब में परिवर्तन, आपको ने तो हीट वाला पर सब पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि दो चीज़ पर हम लोग फिजिकल स्टेट बदल सकते हैं, एक तो हीट से और दूसरा प्रेशर से। अब प्रेशर पढ़ते हैं, जैसे गैसों पर प्रेशर लाकर, गैस को दबाकर और तापमान कम करके उससे हम लोग बच्चे लिक्विफाइड कर सकते हैं, उसको द्रवीकरण, जैसे आपने एलपीजी देखा होगा वैसे ही बनता है। गैस पर प्रेशर खूब लगाया जाता है और उसका तापमान लो कर देता है, उसका टेम्परेचर लो कर देता है, प्रेशर हाई कर दिया जाता है। तो गैस क्या होता है, गैस के पार्टिकल इतने पास पास में आते हैं कि वो लिक्विड बन जाता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तभी तो माँ खाना बनाती है और जब वो भाप बना और बाद में ढक्कन हटाने का देखना कि ढक्कन से पानी गिरता है। रोटी गरम गरम है, माँ ने हॉटकेस से बंद किया है, बाद में हॉटकेस से आप खोलेंगे, हॉटपॉट खोलेंगे आप तो देखना वहाँ पर पानी पानी दिखता है। सर क्यों ऐसा हो गया, पहले हीट था, अब वो क्या हो गया, ठंडा हुआ, अचानक वो द्रव में बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर का भी, कि प्रेशर उसका बढ़ा देना है और टेम्परेचर लो कर देना है। अगला पॉइंट, सॉलिड जो होते हैं भाई CO2, जैसे ठोस CO2 की बात करते हैं, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं, सूखा बर्फ भी बोलते हैं, द्रव अवस्था में आए बिना एक वायुमंडलीय दाब कम होने पर भी, एक वायुमंडलीय दाब से यानी 1 atm से कम प्रेशर पर भी सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, चलो, के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वे कारक जिन पर वाष्पीकरण निर्भर करता है, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, वाष्पीकरण को करना है सर, इवेपोरेशन करना है, तो उसके लिए पहला तो सरफेस एरिया। सर चाय पीना है, जल्दी जल्दी कहीं जाना है, आपके पास एक छोटा सा इसमें चाय है और आपको जल्दी से पीना है, ठंडा करना है, तो क्या करेंगे सर आप चाय को क्या करेंगे सर, प्याला लेंगे, थाली में डाल देंगे, कप में, क्या बोलते हैं, प्लेट में डाल देने का। तब देखो इसका क्या है, इसमें क्या है, स्पेस कम है, इसका देखो ऊपर स्पेस कम है और थाली मान लो, थाली इतना बड़ा है, प्लेट, तो प्लेट में क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। यानी वाष्पीकरण, आपको मैं डायग्राम समझा दूँ तो ऐसे, ये मान लीजिए आपके पास गिलास हो गया सर, और ये आपके पास मान लीजिए प्लेट हो गया, प्लेट, इसमें क्या सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा सर, वेपर जल्दी बनेंगे, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, इसमें सरफेस एरिया कम था, तो इसमें वाष्पीकरण कम हो रहा था। तो सर बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जानते भी हैं, सरफेस एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेगा वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा सर। तो वाष्पीकरण से तो भाई कूलिंग आता है, ठंडा तो होगा ही होगा। तापमान सर, टेम्परेचर भी फैक्टर होते हैं, जितना देखो गर्मी के दिन में देखना वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठंडी के दिन में देखना वाष्पीकरण कम होता है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा सर। और सर आर्द्रता, अरे सर बारिश के मौसम में देखे हो कभी कभी ठंडी ठंडी हवा चलती है, कपड़े सूखने के बजाय और गीले हो जाते हैं। हम आपको बोर्ड में पढ़ा रहे थे, देखिए बोर्ड अपना भी गीला गीला हो जाता था, बोर्ड जल्दी सूखता है, लगता है कि उसमें भी पानी आ गए हैं, क्योंकि सर हवा के पार्टिकल में भी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में बारिश हुआ है तो हवा के पार्टिकल में भी वाष्प होते हैं, कुछ पानी के पार्टिकल होते हैं, इसलिए आर्द्रता हो गई है। तो वायुमंडल में जितना आर्द्रता ज़्यादा होगा वाष्पीकरण घटता है, ये इन्वर्स होता है, ह्यूमिडिटी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो होती आर्द्रता होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सीधे समानुपाती था, तापमान सीधे समानुपाती था, सरफेस एरिया सीधा समानुपाती होता है, लेकिन आर्द्रता होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। आर्द्रता बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, आर्द्रता घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। सर क्लियर है सर, क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आता है सर जी। और बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे और चीज़ें जल्दी यादें होंगी। अब हम बताइए विंड स्पीड, हवा गति, अच्छा सर चलो मानता हूँ कि गर्मी का दिन है, मान लिया हवा कभी धीरे धीरे चल रही है और कभी हवा तेज़ है, दोनों में कपड़ा आपका जल्द कब सूखेगा सर। आप जाहिर सी बच्चा बोलेंगे सर तेज़ हवा में, जितना हवा तेज़ होगा, क्या हवा तेज़ क्या करता है ना, कपड़ा पाएगा, टकराएगा, उसके हवा के और कपड़े में जितने जल होंगे उसको लेके उड़ जाएगा, भाग जाएगा। हवा गति के बढ़ने के कारण जल उसके कण क्या होंगे, उसको साथ चले जाते हैं, लेके चला जाएगा। अब पानी लेके चला गया आपके कपड़े से, तो आपका कपड़ा तो सूख ही जाएगा जल्दी से, वाष्पीकरण तो हो ही जाएगा। चलो सर, तो इसीलिए बोलते हैं विंड स्पीड जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, जितना हवा गति तेज होगा उतना वाष्पीकरण तेज होगा। क्या बच्चा, मज़ा आ गया सर को, बच्चा सर को मज़ा आ गया। अब कुछ अच्छे पॉइंट है सर कि वाष्पीकरण से क्या क्या होता है सर। हम वाष्पीकरण तो पढ़ लिए कि बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर वेपर बन जाना वाष्पीकरण है सर, ठीक है सर। इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे कुछ फ़ायदे हुए हैं गर्मी के दिन में। देखो वाष्पीकरण से पहला बात की शीतलता आती है सर,
वाष्पीकरण के दौरान कम हुई, अच्छी से शीतलता क्यों आती है, इससे कूलिंग क्यों आती है? क्योंकि सर देखो वाष्पीकरण क्या होता है, आसपास में जितना एनर्जी होगा उसको ले लेगा। जैसे मटका पानी में क्या होता है, पानी ठंडा हो गया, क्यों ठंडा हो गया? वो क्या करेगा ना, अपने मटका जो है आसपास के जितने पार्टिकल होंगे उनका हीट ले लेगा, क्योंकि उसमें छिद्र होता है, पानी उसमें से निकलेगा और बाहरी जो जो भी उसमें पार्टिकल हैं उनका हीट को सोख लेगा। हीट सोखेगा तो अब फिर इसको अपना हीट को पूरा करना है दोबारा, तो आसपास के ऊर्जा को खींचेगा, गर्मी को खींचेगा। अब गर्मी खींच लिया तो जल के पार्टिकल ठंडा हो जाएंगे। सर हाँ ठीक है, वही बात इसमें लिखी गई है। चलो दूसरा पॉइंट, आप कभी कभी देखना अपने हाथ पर सैनिटाइजर लगाते हैं, नेल पॉलिश कोई लगाती हैं लड़कियाँ, आप भी कभी लगा के देखना, वहाँ थोड़ा ठंडा फील होता है। कभी अपने हाथ पर थोड़ा पेट्रोल डालने का क्या बोलते हैं अपने ये थिनर डालने का, लेकिन आपका हाथ पर थोड़ा ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अपने यहाँ पर थिनर डालना है। अभी थिनर क्या करेंगे, यहाँ आसपास के जितना हीट है इसको ले लेंगे और वाष्प बन के उड़ जाएंगे। अब हीट लेके उड़ गया, यहाँ पर यहाँ गर्मी लेके भाग गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ कि जब गर्मी लेके भाग गया है तो गर्मी तो भाई ठंडा ही बचेगा ना। चलो सर, वही बातें इसमें लिखी गई हैं कि जब स्टूडेंट के आप हथेली पर गिराते हैं तो स्टूडेंट हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकरण हो जाती है, जिससे हथेली आपका थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होता है। सर तेज धूप में, सर अभी गर्मी के दिन में अपने छत पर खूब पानी फेंक देने का और बाद में सोना बैठना देखना आपको बहुत ठंडा फील होता है, क्योंकि सर वहाँ भी वही है, वहाँ भी वाष्पीकरण हुआ। चलो एक क्वेश्चन है कि सर हम गर्मी के दिन में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं या क्यों पहनना चाहिए? जाहिर सी बात है कि सूती कपड़ा पानी ज़्यादा सोखता है और पसीना भी ज़्यादा होता है गर्मी के दिन में। पानी ज़्यादा सोख लेगा और पानी सोखेगा तो इसमें वाष्पीकरण भी होगा, वाष्प बन के चले जाएंगे। अब यहाँ से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो आपके शरीर से जितना वो गर्मी लेके उड़ गया तो आपके शरीर के पास में शीतलता आएगी, ठंडा महसूस होता है। इसलिए देखना कि सूती कपड़े पहनने से थोड़ा हमें ठंडा महसूस होता है। और कभी कभी क्या करना, अपने शीशा गिलास लेने का या कोई भी गिलास, उसमें खूब ठंडा पानी डाल देना या बर्फ़ डालना, देखना बाहर बर्फ़ के आपके गिलास के बाहर देखना कुछ कुछ पानी के बूंदे आते हैं सर। कभी फ्रिज से पानी निकालना डाल देना, देखना बाहर पानी दिखेगा सर। ऐसा वहीं वहाँ भी यही कारण है सर, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ऊर्जा जो होते हैं ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, जो हमें बाहर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। सर क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समय हो गया बच्चे जी, बच्चों का पढ़ने का। सुबह 5 बज गए, सुबह का 5 बज गया है और सर इसका मतलब आपको सर आपके लिए सुबह से 4 बज गए थे। चलो लेक्चर नंबर 3 यहाँ से आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।